नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम आज आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को ठगा जा रहा है। और आज इस बात की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाहिर की और उन्होंने बताया कि आखिर आपको कैसे बचना है। और मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे आईटीएन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बड़ा उद्योगपति हो, कोई ऐसा नहीं है जो इनके झांसे में नहीं आ जा रहा है। और यही कारण है कि ये लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। नमस्कार, एक बार फिर से पीएम मोदी ने आज डिजिटल अरेस्ट को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। भारत में बढ़ते साइबर अपराधों पर पीएम ने सावधानी बरतने की बात कही और 3 मंत्र दिए। पीएम ने देशवासियों से अपील भी की कि वे ऐसे साइबर ठगों से डरे नहीं, बल्कि जागरूक होकर ऐसे षड्यंत्र के खिलाफ समझदारी से लड़ें और इनके मंसूबों को परास्त करें। पीएम मोदी ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जो 3 मंत्र दिए वो हैं रुको, सोचो और तब एक्शन लो। डिजिटल अरेस्ट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कुछ मेहमान और एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पीएम ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लेकर क्या कहा, पहले वो सुनिए। ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है।
न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। इंडिया डेली पर साइबर फ्रॉड के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है और हमें आपकी गाढ़ी कमाई की चिंता है, क्योंकि ये डकैत साइबर फ्रॉड आपकी गाढ़ी कमाई पर नज़र बना के रखे हुए हैं। और यही कारण है कि वो कहकर, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कि वो कहकर डाका डालेगा। और इस सीरीज़ का आज हम आपको तीसरा पार्ट दिखा रहे हैं। पिछले 2 पार्टों में हमने आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया था कि कैसे साइबर ठगों की नज़र आपकी गाढ़ी कमाई पर है। इंडिया डेली की मुहिम को आज उस वक्त मुहर लग गई जब मन की बात में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता जाहिर की। हम आपको कुछ केसेस बताते हैं जो कि, पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। शातिर ठगों से हो जाइए सावधान। वरना हो जाएगा आपको नुकसान। डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ मुहिम पीएम मोदी ने भी किया जागरूक। थोड़ी सी लापरवाही पड़ेगी भारी। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ इंडिया डेली की मुहिम जारी है। वो कहकर डालेगा डाका सीरीज के 2 पार्ट्स में आपने देखा कि कैसे साइबर ठग आपको ठगी का शिकार बना रहे हैं। पार्ट 1 में हमने दिखाया कि कैसे साइबर ठग लोगों को इतना मजबूर कर देते हैं कि लोग सुसाइड करने तक को आतुर हो जाते हैं। बदलते दौर में ठगी के तरीके भी बदल गए हैं। साइबर ठग भी बहुत स्मार्ट तरीके से आपकी जेब खाली कर देंगे, आपको डरा देंगे, आपके मस्तिष्क पर कब्जा कर लेंगे। सही सुना आपने, ब्रेन वॉश कर देंगे आपको। उसके बाद वो जैसा चाहेंगे आप उसे करने को मजबूर भी हो जाएंगे। साइबर फ्रॉड से परेशान होकर लोग अपनी जान तक दे देते हैं, तो वहीं वो कहकर डाका डालेगा पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। खुद हमने आपको इंडिया डेली पर डिजिटल अरेस्ट का लाइव डेमो दिखाया था, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट ने इन शातिर ठगों की पोल खोली थी, जिसमें आपने देखा कि वो कैसे आपको डराते हैं, धमकाते हैं, कई बार पुलिस अफसर बनकर आपसे बात करते हैं और आप उसकी चाल में फंस जाते हैं। इसका खामियाजा या तो आपको अपनी मेहनत की कमाई या फिर जान देकर चुकाना पड़ता है। कि आप तो साइबर एक्सपर्ट हैं, आपने तो चीजों को समझ लिया, पहचान लिया, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं है, पुलिस की वर्दी देखकर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे अगर तेज आवाज में कोई बोले तो वो लोग घबरा के हर बात बता देंगे, भाई मेरा आधार नंबर क्या, पैन नंबर सब बता देंगे। तो ये तो जो आपने डेमो दिखाया, लाइव वीडियो दिखाया, तो बहुत हैरान करने वाली बात है। कैसे हम आम लोग कैसे पकड़ पाएंगे कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा है या डिजिटल अरेस्ट हम हो रहे हैं? साइबर फ्रॉड के अंदर 2 चीज़ों बहुत ज़्यादा मेजर होती हैं। पहला होता है डर और दूसरा होता है लालच। साइबर फ्रॉड्स इन्हीं 2 सिचुएशंस की वजह से होता है। या तो लोग डर रहे होंगे, डर की वजह से लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है। आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका केवाईसी नहीं हुआ, या फिर आपका फ़ोन नंबर बंद हो जाएगा। ये कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं कि लोग इन सब चीज़ों में डर जाते हैं। पुलिस वालों से जब बात करते हैं तो डर जाते हैं। दूसरा आपका जो आपके
प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब थोड़ी लालच जो एक चीज होती है, जो थोड़े से समय में ज्यादा पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, अलग अलग तरह के लोन एप्लीकेशन। इंडिया डेली ऐसे ही साइबर फ्रॉड के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। हम लगातार आपको जागरूक कर रहे हैं ताकि आपको ऐसे शातिर लोगों की फितरत से बचा सकें। हमारी मुहिम की हौसला अफजाई तब होती है जब खुद पीएम मोदी भी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र करते हैं और एक वीडियो साझा करके आपको बताते हैं कि कैसे साइबर ठग डिजिटल फ्रॉड के जरिए आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका डालते हैं। पीएम मोदी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। पीएम मोदी ने खुद मन की बात में बताया कि साइबर अपराधी कैसे आपकी जानकारी जुटाते हैं, आपको कैसे डराते हैं, आपको परेशान कर देते हैं और आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, केवल जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई लूट ली जा रही है। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, अमित दुबे साहब हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और सांत्वना श्रीकांत हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, आप सबका स्वागत है। दुग्गल सर, आज देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर गहरी चिंता जाहिर की है और वाकई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, दोनों मतलब कोई इनसे अछूता नहीं है। जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होके ये सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, ये वाकई बहुत चिंता का विषय है सर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा तो कि डरिए नहीं, लेकिन आदमी जो है इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है, जिसने कभी इस बात को लेके कोई बात सुनी नहीं है। मैं अभी बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था, उसमें जो भी लोग थे, जैसे लखनऊ की रुचिका टंडन थी जिससे 2 करोड़ 81 लाख रुपया जो है ठगा गया साइबर फ्रॉड के जरिए, उन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं था। तो ये बड़ा चिंता का विषय है सर। देखिए, चिंतन का विषय तो इसलिए है कि लोग कहीं ना कहीं आज डरे हुए, और डर में और पैनिक में अक्सर वो काम कर जाते हैं जो साधारण व्यक्ति सामान्य इंटेलिजेंस का नहीं करता। देखिए, कोविड-19 के बाद ये जो पैनिक वाला वेव आया है, इसी को हथियार के तौर पर आज साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आज चुनौती वो ये है कि अधिकांश डिजिटल यूजर्स को डिजिटल अरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। उन्हें लगता है कि शायद ये कानून का इतना प्रकरण है कि कानून आपको डिजिटली अरेस्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जब आपके यहाँ अज्ञानता का प्रकाश चारों ओर फैलता है, तो लाजमी सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अंधकार की गुफा में और चले जाते हैं। यहाँ पर लोगों को समझना है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोल रखा है कि साहब ऐसा है, कोई भी एजेंसी आपको कॉल करके फोर एडवांस नहीं नोटिस देती। आपको फोन पर, खास तौर पर आप घर बैठे अपने ड्राइंग रूम में कंफर्ट में बैठे हुए व्यक्ति को वीडियो कॉल द्वारा कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। दूसरी बात, डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज मौजूद ही नहीं है। कोई कानून किसी प्रकार से किसी भी एजेंसी को ये अधिकार देता ही नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी। लेकिन दुग्गल सर, पढ़े लिखे लोग जब इसमें फंस जा रहे हैं सर, तो इसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को तो खैर ये वर्ड अगर नहीं पता होगा, लेकिन कम से कम इतना तो पता होगा कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको डिजिटली अरेस्ट कर ले, आपको घर में बंधक बना के रख ले। बड़े मतलब आईटीएंस उसमें मैं देख रहा था कि एक ओपीओ एसपी ओसवाल साहब थे जो कि पंजाब के 7.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए उनसे जो है डिजिटली अरेस्ट करके ठग लिया गया। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसको समझना और समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, आप मानव हैं, मनुष्य हैं, आप इमोशंस के पुतले हैं।
डर, पैनिक सभी को लगता है और गलती भी सभी लोग करते हैं। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से आप ऐसी गलती कर लेते हैं कि अपनी सारी जिंदगी की गाढ़ी कमाई आप चंद मिनटों में, चंद घंटों में या चंद दिनों में लुटा देते हैं और फिर आजीवन पश्चाताप की आग में झुलसते रहते हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों को फैलाने की जरूरत है कि देखिए, आज साइबर क्रिमिनल्स पुराने ट्रेडिशनल साइबर क्राइम्स करते करते थक चुके हैं, नए प्रयास करके नए एआई क्राइम्स लेकर आ रहे हैं। उनके इस बारे में ज्यादा जागरूक ठीक रहिए है। और अपने आप को सतर्क करिए। ठीक है सर। अमित दुबे सर, आपकी क्या राय है? दुग्गल साहब का तो कहना यह है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए, यही सबसे बड़ी व्यवस्था हो सकती है लोगों को बचाने के लिए। आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें क्या अनपढ़, क्या पढ़े लिखे, क्या एक्सपर्ट, हर तरीके के लोग शामिल हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हो रही, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बूढ़े, सब के सब लोग इसमें जो है इसके शिकार बन रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ भारत की नहीं है, जी। ये ग्लोबल है। अभी मैं यूके में था तो वहाँ हर दिन 3 मिलियन पाउंड का लॉसेस ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। मतलब हर साल 1.2 बिलियन पाउंड, 12 से 13 हजार करोड़ रुपए वो लोग लॉस कर रहे हैं साइबर फ्रॉड में, जिसमें डिजिटल अरेस्ट टाइप के केसेस हैं। तो इसका मतलब एक ग्लोबल इशू बन गया है और एक बहुत बड़े लेवल पर इसके लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। तो वहां पर एक लॉ आया, 7 अक्टूबर को एक लॉ बनाया गया यूके में जी, कि चाहे पैसा आपकी गलती से जाए, चाहे पैसा किसी फ्रॉडस्टर्स के थ्रू चला जाए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बैंक की होगी। बैंक पूरा पैसा विक्टिम को देगा। ऐसे में जिस भी अकाउंट में आप पैसा डालते हो, 50% पैसा वो देगा, 50% जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो देगा। ये लॉ बनाना पड़ा क्योंकि इतने लॉसेस बढ़ गए। अब बैंक सारे घबराए हुए, उनको लग रहा है कि यदि पैसा हमें ही देना पड़ेगा, गलती किसी की भी हो, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस लॉ का कोई मिसयूज करे। तो उस वजह से सारे बैंक्स अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त कर रहे हैं। पर ऐसा कानून मेरे ख्याल से इसलिए लाना जरूरी है कि टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है कि काफी सारी चीजें रेगुलेट करके जो पैसा जाता है उसको टाइमली रोक दिया जाए और उसको वापस ले लिया जाए। यदि ऐसा हम कर पाए तो फिर चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे कोई दूसरा लालच। ठीक है अमित दुबे जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, और हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं और अस्पताल में लाखों का बिल बन जाता है तो पॉलिसी बाजार एक बेटे की तरह अपना फर्ज निभाता है, क्योंकि वादों पर खरा उतरना ही पॉलिसी बाजार की पॉलिसी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके फ्रॉड हो रहा है। हमारे साथ सांत्वना श्रीकांत भी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सांत्वना जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, अभी मैं पवन जी से और अमित दुबे जी से बात कर रहा था। अमित दुबे जी का कहना यह है कि भाई अमेरिका में एक नया लॉ बनाया गया है, पैसा चाहे फ्रॉड करने वाला ले जाए या जो पीड़ित है उसका जाए, जिम्मेदारी बैंक की होगी। आपको क्या कहना है इस पे? क्योंकि जिस तरीके से ऐसे लोगों के साथ जो है ये चीटिंग हो रही है। अभी मैंने देखा कि आगरा में कुछ दिनों पहले एक महिला शिक्षक के साथ चीटिंग हुई थी और उसकी मौत हो गई थी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इसमें आपसे, आप क्या कहना चाहती हैं इसमें? आपकी आवाज नहीं आ रही है सांत्वना जी, अनम्यूट करिए आप अपना फोन। देखिए, हमारे देश में साइबर सिक्योरिटीज लॉज तो हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। डाटा प्रोटेक्शन लॉ की बहुत आवश्यकता है कि जो जैसे इस तरीके के केसेस हो रहे हैं तो ये कितनी सेंसिटिविटी से इनके लिए लॉ भी अप्लाई किए जा रहे हैं, सजा भी कितनी तेजी से मिल रही है, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, लोगों को ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में ना शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा वो पब्लिकली इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उससे लोगों को ये सब गैदर करने में ज्यादा मदद मिलती है और ऐसे क्राइम्स। ठीक है सांत्वना जी, मैं पवन जी से पूछता हूँ। पवन सर, अभी जो हालात हैं अगर हम देखें, पवन दुग्गल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन सर, जो हालात है, जिस तरीके से अगर कहीं भी आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको पहले, सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। जैसे आपने मोबाइल अपना नंबर डाला, सारी चीज़ें आपकी डिटेल सारी मिल जाती है। ऐसे में ये कैसे संभव है कि हम अपनी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बचा पाएँ या हम न बताएं? ये बहुत बड़ा कठिन काम है, इट्स वेरी टफ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को आभास कर लें कि हम डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आ खड़े हुए हैं, जहां चारों दिशाओं से हम पर आक्रमण होने की संभावना है। तो अगर आप अपनी कोई भी जानकारी ना शेयर करें तो वो सबसे अच्छा तरीका है। कहीं आपको लगता है कि आपको जानकारी शेयर करनी है तो आधार तो बिल्कुल ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आधार के साथ आपका
बायोमेट्रिक्स, आपकी आंखों का आइरिस स्कैन, आपकी अंगूठे की फिंगरप्रिंट, सब उसके साथ जुड़ी हुई है। और अगर आपका आधार आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया आधार इकोसिस्टम में, तो संभावित तौर पर आपके पास कोई प्रकार का विकल्प या रेमेडी नहीं होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने देना ही है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, आप अपना इलेक्शन आईडी कार्ड दे सकते हैं, बट वहीं दीजिए जहां आपको लगता है अनिवार्य है। सरकारी वेबसाइट पर देना है तो सरकारी वेबसाइट पर आपको ईमेल मिलता है, वहां पर भी आप भेज सकते हैं। कोई भी असुरक्षित वेबसाइट पर आप कोई भी अपनी जानकारी ना दें। ना छोड़ें, ठीक है। क्योंकि असुरक्षित वेबसाइट HTTP ठीक वाली है सर, वेबसाइट होती एक है। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। आप लोग सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक मुहिम चला रहे हैं और जिसमें सबके साथ की जरूरत है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली लगातार डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आपको डॉक्टर रुचिका टंडन की आप बीती सुनवाते हैं, जिन्हें साइबर अपराधियों ने 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ, कैसे आप इनके जाल में फंस गई? जी, मेरे पास कॉल आया मॉर्निंग में एक दिन कि हम ट्राई से बोल रहे हैं और आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं 22 कि उससे लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस गए हैं। और फिर ये कह के उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र किया एक सो कॉल्ड IPS ऑफिसर को, और उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक और केस है कि जो आपका अकाउंट है उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो इस फ़ोन नंबर से लिंक्ड अकाउंट है बैंक का, मुंबई में कोई कैनरा बैंक का अकाउंट बताया, तो उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और जो नरेश गोयल मतलब लॉन्ड्रिंग केस में आपका इन्वॉल्वमेंट आया है, और हमें ऑर्डर मिला है आपको अरेस्ट करने का, तो अगर आप फिजिकली आके वहाँ पर केस नहीं फाइट कर सकते हैं तो हम डिजिटल कस्टडी में रखते हैं। फिर उन्होंने करीब वही 3-4-6 दिन तक केस चलाया कोर्ट में, अलग अलग कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे और फिर कहा कि वेरीफाई करने के लिए आपको जो अपना जो सारी डिटेल भरनी है, सारे बैंक में जितना भी मनी है, जी नहीं डिटेल क्या, आपको मतलब वो सारा कुछ ट्रांसफ़र करना है एक सरकारी RBI के एक अकाउंट में। अगर वो वेरिफिकेशन होके ये हुआ कि कुछ नहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर वो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। नहीं रुचिका जी, मुझे ये बताइए कि जब इन्होंने आपसे ये कहा कि आप जो है ये सारी डिटेलिंग कीजिए और डिटेलिंग करने के बाद सारे अकाउंट को जो है सारे पैसे ट्रांसफ़र करिए, तो ये कितने दिनों में हो पाया? पहले दिन आपके साथ क्या हुआ? मतलब पहले दिन इन्होंने कॉल जोड़ के आपको अरेस्ट कर लिया कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, तो उस दौरान आप क्या करती रही? आपको तो फिर हॉस्पिटल भी जाना होता होगा, क्या करती, कैसे, मतलब क्या किया आपने? जी एक्चुअली वो जो फर्स्ट कॉल था उसके बाद उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल पर ही रहना है, तो एक अलग फ़ोन खरीदवाया, उसमें स्काइप और व्हाट्सएप के थ्रू मतलब स्काइप डाउनलोड करवाया, एक किसी उस पर कॉल भी बहुत एक कोई पता नहीं कहीं बाहर का कुछ वेबसाइट था उसको देके उससे उन्होंने स्काइप डाउनलोड करवाया और फिर उससे वो कनेक्टेड थे। तो आप ऑफिस जाती थी के लिए उन्होंने ये कहा था कि आप, जी माफ कीजिएगा मैंने बीच में रोका, मैं कह रहा था कि ऑफिस जाती थी तो आप फोन लेके जाती थी, आप मतलब दिखाती रहती थी कि आप जो है उनके मतलब संपर्क में रहती थी? मैं 7 डेज की उन्होंने मुझे जो है छुट्टी कहा था अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूट से, और ये कहा कि आप ये किसी को बताएंगे नहीं कि कोई पुलिस से बात हो रही है, क्योंकि ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सीक्रेसी, तो इसमें अगर आपने किसी को बताया तो 3 से 5 साल की उसमें जेल है, खाली बताने के लिए नेशनल सीक्रेसी का मैटर है। तो ये बातें हम आपको इसलिए सुनवा रहे थे क्योंकि आपको ये पता तो चले कि आखिर क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। ये डॉक्टर रुचिका टंडन जो कि बहुत पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, उनको 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनसे 2 करोड़ 81 लाख रुपए जो है अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए गए। अमित दुबे सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने ये रुचिका टंडन का सुना, ये किस तरीके से जो है इन्होंने ये सारा अपने मतलब सारे पैसे इनको दे दिए, और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7 दिन तक ये लगातार लाइव रहीं
अपना जहाँ भी काम, हॉस्पिटल भी जाती थी तो इनका वीडियो कॉल जो है वीडियो ऑन रहता था, रात को भी अगर सोती थी तो ऑन करके, ये मतलब ये तो ऐसा दुस्साहस तो हमने मतलब देखा ही नहीं। तो अमित जी इस पे क्या कहेंगे? मतलब ये पढ़ी लिखी महिला थी, इसके बाद भी ये सब कुछ हुआ। लेकिन सर यही खेल है साइबर क्राइम का, ये आपके दिमाग को इस तरह से कंट्रोल कर लेंगे कि आप नॉर्मल चीजें भी इग्नोर करना शुरू कर देंगे। जो अकाउंट में पैसे गए हैं वो एक पर्सनल अकाउंट है, जो वेबसाइट आई है वो एक फर्जी वेबसाइट है। उन्होंने खुद ही कहा कि जो स्काइप इंस्टॉल किया है वो एक उन्होंने लिंक भेजा था, उससे इंस्टॉल हुआ। तो ये सारी जड़ी बेसिक चेक्स होते हैं जो हम नॉर्मली बताते हैं। और यदि आपको कभी कोई लिंक स्कैन करना है या अभी QR कोड से भी फ्रॉड हो रहा है, स्कैन करना है, तो मैं एक ऐप भी सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ, मोबी आर्मर करके एक ऐप जो आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उससे आप कोई भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं, कोई भी लिंक स्कैन कर सकते हैं, वाईफाई की सिक्योरिटी देख सकते हैं और ऐप भी स्कैन कर सकते हैं। यदि कोई कहता है कि ऐप इंस्टॉल कर लीजिए तो आप उसके थ्रू पहले स्कैन करके देख लें कि ये ठीक है नहीं है, ग्रीन रेड, कंफर्मेशन के बाद ही आगे बढ़ें। ये थोड़े से चेक सबको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर दिन मोडस ऑपरेंडी बदल रही है। कभी हम कहते हैं कि लिंक मत क्लिक कीजिए, कभी वो QR कोड भेज के पैसा निकाल लेते हैं, कभी ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं, कभी पूरी तरह डिजिटलाइज कर लिया तो उसमें हर चीज इन्वॉल्व है, स्काइप के थ्रू वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस है इसके साथ साथ चेक कैसे करना है। और कोई भी, अभी आपने पता होगा दिलजीत दोसांझ का शो था, हजारों लोग लुट गए, फर्जी लिंक पर टिकट बुक कर दिए। जी जी। तो ये कहीं पर भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, एक साइकोलॉजी बना लीजिए कि पहले उसको टेस्ट करें और वो जब तक वेरीफाई न कर लें उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। बहुत बढ़िया बात कोई कही। भी गवर्नमेंट से कॉल आ जाए, जीरो ट्रस्ट मॉडल हम इसको बोलते हैं कि जीरो ट्रस्ट ऑन इंटरनेट। कोई भी, चाहे फेसबुक आईडी से आए, चाहे कॉल आ जाए, आप उसको पहले वेरीफाई करेंगे, उसको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे। अभी आप ही के लड़के की आवाज में कॉल आ जाता है, लोग पैसे मांगते हैं, लोग दे देते हैं। आप अपने बच्चे को कॉल भी नहीं करते, कई बार कॉल करते हैं तो उसका फोन कई बार बंद है या वो अनअवेलेबल है और आप घबरा के पैसे दे। दुग्गल सर, ये सारी चीजें, ठीक है दुबे सर, दुग्गल सर अभी मैं देख रहा था कि कुंभ में सरकार ने कुछ ऐसी वेबसाइट के एड्रेसेस जारी किए थे जो पूरी तरीके से फर्जी था। अभी आने वाले दिनों में प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ होने जा रहा है और उसको लेके बहुत सारी बुकिंग्स वगैरह होनी है। तकरीबन 10 से ज़्यादा वेबसाइट ऐसे दिए गए थे, ऐसे बनाए गए थे जो पूरी तरह फर्जी हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो दुग्गल सर, ये सब इतना आसान हो गया है कि आप, क्योंकि हर दिन आपके दिनचर्या में शामिल हो गया है और आप इसको लेके कैजुअल हो जाते हैं, उतना ध्यान देते नहीं हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। यही तो रीजन है कि हमें कहीं ना कहीं इंटरनेट को अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा। आज हमें लगता है कि जीवन का अभिन्न हिस्सा इंटरनेट बन चुका है और इंटरनेट के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। जो वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के अंदर जो डिस्टिंक्शन जो फिलहाल हम ब्लर से देख रहे हैं, उसे ज़्यादा इनहैंस तरीके से देखना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आज वो समय आ गया है कि कहीं ना कहीं आप अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट की भावना जब तक नहीं जागृत करेंगे, तब तक आप लगातार इस डेंजर में, इस चुनौती में रहेंगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। आजकल समस्या यह है कि अधिकांश भारतवासियों को फियर ऑफ मिसिंग आउट, चलिए कुछ चीज मिस ना हो जाए, चलिए हर चीज जो पर रिस्पॉन्ड करना है, हर चीज पर जवाब देना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं धैर्य, कहीं ना कहीं पेशेंस और सूझबूझ जो है हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। उसको आज पुनः से याद करना पड़ेगा, अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा और साइबर सुरक्षा को एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये एकमात्र मंत्र है जो हमें आज के इस नई उभरती हुई ग्राउंड रियलिटीज की चुनौतियों के शिकार होने से बचा। सांत्वना जी, दुग्गल साहब ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है इंटरनेट से दूरी बनानी पड़ेगी। क्या आप बना लेंगे इंटरनेट से दूरी? है संभव क्या ऐसा? जी संभव तो बिल्कुल है। हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट का सही तरीके से उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालें। जितना आवश्यक है उतनी ही इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जानी चाहिए और जितना आवश्यक है उतना ही इंटरनेट का यूज किया जाना चाहिए। दुग्गल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ऐसी कोई घटना होती है तो पहले रुकना है, सोचना है और फिर एक्शन लेना है। बढ़िया है। अमित सर, ये बताइए, भारतीयों की एक बहुत सारे लोगों की मैं एक आदत देखता हूं कि जो चीज फ्री मिले उसको तुरंत ले लो।
आप देखते हैं कोई गेम्स हो, कोई ऐप हो कि आप फ्री ये सुविधा दे रहे हैं तो हम तुरंत उसको डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं समझता हूं कि इसका फ़ायदा जो है ये डिजिटल जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। आप देखिए कोई लिंक आता है, आप फटाक से उसको डाउनलोड करते हैं, फ़ोन आता है कहीं का विदेश का भी हो, ये नहीं सोचते हैं कि भाई क्या होगा, तुरंत उसको उठाते हैं। तुरंत अगर कहीं लालच, जैसे बताया आपने कि लालच एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लालच में आप तुरंत फंस जाते हैं। हम अपनी प्रकृति को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। जी बिल्कुल, इतना आसान है कि एक बार एक जर्नलिस्ट मेरे पास आया कि आप हजारों लोगों को एक साथ हैक कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। तो एक कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उनको एक क्यूआर कोड दिया, उस पर हमने उस इवेंट का लोगो लगा दिया। मैंने कहा यहाँ 4 पोस्टर लगा दो, फ्री वाईफाई, नीचे क्यूआर कोड दे दो। शाम तक 16-17 लोगों के फोन के डेटा का लिंक मेरे पास आ गया। तो जब मैंने वहां दिखाया लाइव, तब वो चौंके कि अरे ये तो बहुत ही आसान, फ्री आप कुछ भी दे दो, लोग बिना सोचे समझे स्कैन कर लेंगे, क्लिक भी कर लेंगे। और ये जो साइकोलॉजी है, मेरे ख्याल से ये बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साइबर क्रिमिनल इसका बहुत फायदा उठाते हैं। यानी दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। दुनिया में अगर कोई सोचता है कि फ्री है, आप कुछ भी फ्री यदि ले रहे हैं तो फिर आप अपने आप की कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं। इफ देयर इज एनीथिंग फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। फिर आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उतना वैल्यूएबल है। आप देखिए टिकटॉक का ओनर दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है जी, वो फ्री ऐप देता है आप। या जो वीचैट जो चाइनीज की एप्लीकेशन की $500 बिलियन वैल्यूएशन था उसका जब बैन हुई, ये सारी चीजें फ्री है। टॉप 10 रिचेस्ट कंपनी दुनिया की वो है जो फ्री है। तो आप सोचिए पैसा कैसे कमाते हैं। और इतना कमाते हैं कि जो पैसा देकर पैसा सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं वो उतना नहीं कमा पाते। तो डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं, और ये डेटा एक बार कहीं गया तो उसके बाद गलत हाथों में जाएगा, इसकी संभावना हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि एक तो वो खुद ही बेच देते हैं, दूसरा कई बार हैकिंग होके भी जाता है। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। यदि आप कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल करते हो जिसको आपका कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS सब कुछ दे दिया आपने, तो डेटा फिर गलत भी कभी जा सकता। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस फैलाना, चेताना लोगों को कि देखिए कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले एक बार स्कैन कर लें, देख लें उसका डेटा क्या क्या लेता है जी। और यदि आप संतुष्ट हैं कि हाँ भाई ये नीड टू नो बेसिस पे लिया जा रहा है, ये इस ऐप की जरूरत है तभी जा रहा है, तो ठीक है, नहीं तो उसको कतई इस्तेमाल। बहुत अच्छी बात कही। मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन हम इस मुहिम को जारी रखेंगे क्योंकि हमें आपके गाढ़ी कमाई का चिंता है और हम लगातार इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को बताए कि आप डिजिटल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आज हमारे जो तीनों गेस्ट थे उन्होंने बहुत वैल्यूएबल जानकारी दी है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप ऐसे लोगों से बचिए, सावधान रहिए। अपना अगर डेटा कहीं देते हैं तो उसके बारे में पहले वेरिफिकेशन कर लीजिए। और जैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कुछ भी आप फ्री में डाउनलोड करते हैं तो उसके पहले उसको जांच लें। एक ब्रेक हम लेते हैं। CNG कारों का माइलेज बेहतर होता है, मगर CNG सिलेंडर स्पेस घेरते हैं जिससे सामान रखने में होती है परेशानी। लेकिन हुंडई की नई एक्स्टर और ग्रैंड i10 नियोज में मिलता है ज़्यादा स्पेस और शानदार माइलेज, दोनों साथ साथ।